अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं इम्तियाज़ अहमद और आप देख रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नए साल 2022-2023 के लिए 33 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने का ऐलान किया है, जिसमें कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि इमर्जिंग हैं और कई खिलाड़ियों को कदर नाइंसाफ़ी का भी सामना करना पड़ा है। बहरहाल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया गया है, जिसके मुताबिक मजमूई तौर पर 33 खिलाड़ी हैं और कप्तान समेत 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको रेड बॉल और वाइट बॉल दोनों के कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि रेड और वाइट बॉल के अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। इससे पहले दुनिया का कोई भी क्रिकेट बोर्ड ये पॉलिसी इख्तियार नहीं की किसी ने, और ये पहली बार तजर्बा किया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। बहरहाल जो खिलाड़ी हैं, जिनमें 10 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ रेड बॉल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, यानी कि टेस्ट क्रिकेट के हवाले से, और 11 खिलाड़ियों को वाइट बॉल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, यानी कि ये वो खिलाड़ी हैं जिन्हें सिर्फ एक फॉर्मेट का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और उसके अलावा मजमूई तौर पर देखा जाए तो डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले 7 खिलाड़ियों को भी इमर्जिंग कैटेगरी में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। तो ये सूरत हाल है। और उसके अलावा अगर मजमूई तौर पर देखें तो सिर्फ 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें दोनों कैटेगरी का, यानी कि रेड बॉल का और वाइट बॉल का दोनों फॉर्मेट की एक कैटेगरी दी गई है, जिनमें बाबर आजम के अलावा मोहम्मद रिजवान और शहीन शाह अफरीदी शामिल हैं। यकीनी तौर पर इनकी बनती भी थी ये कैटेगरी। बाबर आजम दुनिया के नंबर 1 वाइट बॉल प्लेयर हैं और चौथे नंबर पर हैं टेस्ट रैंकिंग में। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लीड कर रहे हैं, उनकी जगह बनती थी। और रिजवान T20 फॉर्मेट में दूसरे नंबर पर हैं, शानदार कारकर्दगी दिखा रहे हैं। और शहीन शाह अफरीदी वादिया तौर पर पाकिस्तान के स्ट्राइक फास्ट बॉलर हैं और उन्हीं के ऊपर, उन्हीं के गिर्द पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन घूमती है। इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, वो सही है। हसन अली वाइट बॉल में B और रेड बॉल में C पाने में कामयाब रहे हैं। अगर हम हसन अली की बात करें तो वाइट बॉल में उनकी कारकर्दगी हालिया अरसे में ज़्यादा मुतासिर को नहीं है, लेकिन 2021 में वो पाकिस्तान के टेस्ट फॉर्मेट में दूसरे टॉप विकेट टेकर थे। तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो ये गलत फैसला दिखाई नहीं देता। बहरहाल हसन अली को अपनी फॉर्म बहाल करना होगी, वरना अगले कॉन्ट्रैक्ट में उन्हें मुश्किलात पेश आ सकती हैं। इसके अलावा अगर इमामुल हक की बात करें, उन्हें ज़रा कदर नाइंसाफ़ी का सामना करना पड़ा है। रेड बॉल में उन्हें C कैटेगरी दी गई है, हालांकि उनका कमबैक हुआ, शानदार कारकर्दगी दिखाई थी। इसके अलावा उन्हें वाइट बॉल में B कैटेगरी दी गई है, हालांकि वो आलमी नंबर 2 बल्लेबाज हैं वनडे रैंकिंग में। विराट कोहली को भी पीछे छोड़ चुके हैं, सिर्फ बाबर आजम के बाद दूसरे नंबर पर हैं। उन्हें B कैटेगरी जो देना है वो कदर समझ से बालातर है। हालांकि हालिया अरसे में इमामुल हक की जो कारकर्दगी रही है वो इंतहाई शानदार रही है, तसलसल के साथ रन्स कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ सीरीज के टॉप स्कोरर रहे थे, 298 रन बनाए थे। आज तक दुनिया का कोई भी बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक सीरीज में इतने ज़्यादा रन नहीं बना सका। तो बहरहाल ये हुआ है इस कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से इमामुल हक के साथ। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अजहर अली को रेड बॉल की एक कैटेगरी दी गई है, हालांकि उनकी जो कारकर्दगी है वो इतनी मायूस कुन नहीं है, अच्छी कारकर्दगी है, लेकिन वो B कैटेगरी में चले जाते तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना था, क्योंकि उनकी जो कारकर्दगी है उसमें तसलसल नहीं है। एक बड़ी इनिंग खेली थी कैंगरूज के खिलाफ रावलपिंडी में 185 रन की सूरत में, लेकिन उसके बाद उनका जो बैट है उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा। लेकिन उम्मीद है कि वो अब अपनी जो इस कैटेगरी है, जो A कैटेगरी है, उससे इंसाफ करेंगे 2022-2023 के सीज़न में। इसके अलावा बात करें फवाद आलम को B कैटेगरी दी गई है, क्योंकि उनकी एक सीरीज़ ख़राब गुजरी है, लेकिन बहरहाल उनकी जो कैटेगरी है वो ठीक है। अब्दुल्ला शफीक, नसीम शाह और नुमान अली को रेड बॉल की C कैटेगरी दी गई है, तो ये भी सही है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम एतराज़ करें। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि D कैटेगरी में सरफराज अहमद और शान मसूद की शमूलियत है। अगर बात करें सरफराज अहमद की, उसके हवाले से कराची में कुछ सहाफ़ी दोस्त भी एतराज़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उनको D कैटेगरी देना कदरे नाजायज़ है। बहरहाल सरफराज अहमद जो कि नुमाइंदगी नहीं करते पाकिस्तान की, चाहे टेस्ट फॉर्मेट हो या वाइट बॉल के जो मैचेस हैं, क्योंकि रिजवान अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल जो D कैटेगरी है उससे बेहतर था कि कदरे B या C में रखा जाता, लेकिन क्योंकि कोई मैच नहीं खेलते इसलिए ज़्यादा गलत फैसला नहीं है जितना एहतजाज किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल शान मसूद के हवाले से ज़रूर है कि वो बेहतरीन फार्म में है, पाकिस्तान के तीसरे ओपनिंग बैट्समैन हैं और उस पर इतनी शानदार फार्म में है कि कहना मुश्किल हो रहा है कि किसकी जगह खिलाया जाए, क्योंकि उनको खिलाना बहुत ज़रूरी है। हाल ही में ना सिर्फ वो वाइट बॉल बल्कि रेड बॉल दोनों फॉर्मेट्स में शानदार कारकर्दगी दिखा रहे हैं। हालिया काउंटी चैम्पियनशिप में लगातार 2 डबल सेंचुरियाँ बनाई थी और रवा साल वो T20 फॉर्मेट में 1000 रन पूरे करने वाले हैं और लीडिंग बैटर हैं 2022 के T20 फॉर्मेट
में तो शान मसूद के साथ कदर ज़्यादती है। कम अज़ कम उन्हें बी या सी कैटेगरी में रखा जाना था, उन्हें डी कैटेगरी में रखा गया है। उसके अलावा कुछ तनकीद हो रही है फ़हीम अशरफ के हवाले से कि उनको कोई कैटेगरी नहीं दी गई। मेरे ख्याल में ये गलत फ़ैसला नहीं है, सही फ़ैसला है, क्योंकि फ़हीम अशरफ एक तो वाइट बॉल में परफॉर्म नहीं कर रहे थे, सिर्फ रेड बॉल में परफॉर्मेंस थी उनकी। लेकिन रेड बॉल में भी वो जब साउथ अफ्रीका टीम पाकिस्तान का दौरा करने आई थी, जब से उनकी बैटिंग में जो परफॉर्मेंस है वो भी मुतासिर हुई थी, और बॉलिंग में तो उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो कभी भी अच्छी रही ही नहीं थी टेस्ट फॉर्मेट में। ख़ास तौर पर इसलिए उनको कॉन्ट्रैक्ट ना देना कोई गलत फ़ैसला नहीं है, जितना कि मीडिया के कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं। और इसके अलावा फ़खर जमान और शादाब खान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वाइट बॉल की ए कैटेगरी दी गई है। मेरा ख्याल है सही है, नायब कप्तान है शादाब खान, और फ़खर जमान गो के उनकी कारकर्दगी के हवाले से मैं कहता हूँ कि तसलसल नहीं है हालिया अरसे में, लेकिन बहरहाल उनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इसी तरह आगे चलें, कुछ नौजवान खिलाड़ी भी हैं जिनको कैटेगरी दी गई है, पहली बार इमर्जिंग कैटेगरी जिनमें नौजवान खिलाड़ी आते हैं। अच्छी बात है कि 7 प्लेयर्स को शामिल किया गया है, और यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसमें ना सिर्फ 10% इजाफा किया है, बल्कि कुछ खिलाड़ियों का 30% भी इजाफा किया है, मैच फीस में इजाफा किया है। तो बहरहाल ये अच्छी चीज़ है। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में कितने कितने खिलाड़ी किस तरह गए। अगर हम ए कैटेगरी की बात करें तो पहले हम बात करते हैं ए कैटेगरी रेड बॉल में 4 हैं, बी में 2, सी में 4 रखे गए हैं, और डी में 6। और वाइट बॉल की बात करें तो 5 खिलाड़ियों को ए कैटेगरी मिली, 2 को बी, 2 को सी, और 6 खिलाड़ियों को डी कैटेगरी मिली, जबकि इमर्जिंग में 7 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। तो इस तरह अगर हम इसकी बात करें तो रेड बॉल के जो कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता प्लेयर हैं, अगर हम सबसे पहले ए कैटेगरी की बात करें तो उसमें बाबर आजम, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, अजहर अली शामिल हैं। ये 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें रेड बॉल की ए कैटेगरी मिली है। उसके बाद बी कैटेगरी की बात करें, 2 खिलाड़ी रखे गए हैं, हसन अली और फवाद आलम। सी कैटेगरी में इमामुल हक, नसीम शाह शामिल हैं। इसके अलावा नुमान अली और अब्दुल्ला शफीक भी सी कैटेगरी में रखे गए हैं। जबकि डी कैटेगरी रेड बॉल की, जिसमें यासिर शाह जो एक दौर में ए कैटेगरी पाते थे, उन्हें डी कैटेगरी में रखा गया है। उसकी वजह यह है कि हालिया अरसे में ज़्यादा आउट ऑफ टीम रहे हैं, इंजरी की वजह से या दीगर मसाइल की वजह से। आबिद अली भी डी कैटेगरी में है, शान मसूद भी हैं, साउद शकील और सफराद अहमद। ये रेड बॉल का कॉन्ट्रैक्ट है बराए 2022-2023। इसके अलावा अगर हम वाइट बॉल की बात करें, ए कैटेगरी की करते हैं। सबसे पहले बाबर आजम ए कैटेगरी में है। इसके अलावा उनके साथ जो खिलाड़ी शामिल हैं, मोहम्मद रिजवान शामिल हैं, शाहीन शाह अफरीदी और शादाब खान के अलावा फ़खर जमान शामिल हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्हें ए कैटेगरी में रखा गया है वाइट बॉल की। बी कैटेगरी में 2 खिलाड़ी शामिल हैं, इमामुल हक और हारिस रऊफ। सी कैटेगरी में हसन अली के अलावा मोहम्मद नवाज शामिल हैं। जबकि डी कैटेगरी में जो प्लेयर शामिल हैं उनमें हैदर अली, शाहनवाज धानी, मोहम्मद वसीम जूनियर, खुशदिल शाह, आसिफ अली, उस्मान कादिर और ज़ाहिर महमूद शामिल हैं। यहाँ आसिफ अली की जो शमूलियत है उस पर कदर इतराज़ किया जा सकता है कि मुझे लगता नहीं है कि आसिफ अली ज़्यादा अरसा पाकिस्तान टीम के साथ चल सकेंगे, क्योंकि उनकी जो कारकर्दगी है ख़ास तौर पर वो सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलते हैं T20 वनडे में, तो कम अज़ कम चांस मिलता है, लेकिन वो अपनी पोजीशन से अभी तक इंसाफ नहीं कर पाए। उनको जो जगह मिली है वो ज़रा कदर हैरान कुन है। तो उनको बहरहाल चीफ सिलेक्टर ने अपनी डिग्री दी है। और उसके अलावा हम बात करेंगे इमर्जिंग, जिन्हें इमर्जिंग कैटेगरी में रखा गया है, उनमें सलमान अली आगा शामिल हैं, हसीबुल्लाह, मोहम्मद हुरैरा, उनकी कारकर्दगी शानदार है, शुएब मलिक के भतीजे हैं। उनके अलावा उस्मान, कामरान गुलाम, कासिम अकरम और मोहम्मद हारिस को इमर्जिंग कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। मोहम्मद हारिस पाकिस्तान के लिए वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो सीरीज़ थी उसमें डेब्यू करने में कामयाब रहे थे, जिसमें वो बड़ी कारकर्दगी ना दिखा सके। कामरान गुलाम जो है, जो एक मैच मंजे हुए बैट्समैन हैं, पाकिस्तान की जानिब से कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। लाहौर कलंदर के लिए खेलते हैं और KPL की जानिब से डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं। तो बहरहाल वो भी एक बासलाहियत प्लेयर हैं। तो ये सूरत हाल रही है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की। और इसके अलावा इफ्तिखार अहमद को बाहर किया गया है, जो कि खिलाफ तोक़ा नहीं है। ऐसा लग रहा था कि उनको बाहर किया जाएगा, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए वैसी कारकर्दगी नहीं दिखा सके जैसा कि उनसे उम्मीद की जा रही थी। तो ये सूरत हाल है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की।
और इसके हवाले से जो बाकी चीज़ें हैं, अगर आप लोगों की तरफ से कोई ऐसे सवाल करता है कि इस खिलाड़ी को क्यों नहीं शामिल किया गया, उनकी कारकर्दगी कैसी थी, ख़राब थी या अच्छी थी, तो उसके बाद उसको सवालों जवाब में शामिल करेंगे। बहरहाल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से जो नए कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं उस पर तबसरा भी, उसकी तफसील भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आने वाली वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।